हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते रहे हैं। और जो ये 100 प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए हैं दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो या पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो और जैसे एनडीए हो गया, एनडीए, सीडीएस और एनटीपीसी और बैंक की जो भी परीक्षाएं हैं, पुलिस, एसआई, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न हैं और सभी 100 प्रश्न को मैं आपको एक से एक हल कराऊंगा, एक 1 to 1। और आपको जो प्रश्न अच्छा लगें, आप जो पहली बार आप सुने होंगे, आपको जो याद नहीं आता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस ज़िले में है? तो पूछा जा रहा है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब के पाकिस्तान के किस ज़िले में है? तो इसमें ऑप्शन है, इसमें ए है गुजरावाला और बी है मियांवाली और सी है लाहौर और डी है नारोवाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है डी। तो डी मतलब कि इसमें आपका नारोवाल राइट आंसर है। तो डी इज़ द राइट आंसर। और दूसरा है 2019 AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, और सी है भारत में, इंडिया में, और डी है ओमान में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया AFC का आयोजन। तो संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इसमें आपका बी इज द राइट आंसर। तीसरा है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन, जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ, आयु कितनी थी? तो दोस्तों, मृणाल सेन जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुआ, उनकी आयु कितनी थी आपको बताना है। इसमें ए है 89 और 93, 91, डी है 95। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है 95 साल। तो 95 ईयर के थे मृणाल सेन। तो मृणाल सेन जो थे 95 ईयर के थे। तो फिल्म जगत से इनका संबंध था। और चौथा है, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा था? तो कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा था? तो आपको बताना है। इसमें ए है 26 और बी है 28, सी 30, डी 32। तो जो आपका चौथे में राइट आंसर है वह है डी। तो 2019 में इसरो ने 32 स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा था। और पांचवा है, एमोस ओ जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई, कौन थे? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इजरायली लेखक थे, ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और जर्मन संगीतकार थे। तो जर्मन संगीतकार थे। तो पांचवें में जो आपका राइट आंसर है वह है बी, इजरायली लेखक थे एमोस ओज, जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर को हुई। तो इजरायली लेखक थे एमोस ओज। आपको ध्यान रखना है, बी इसमें सही आंसर है। और छठवां है, बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव संसदीय के लिए मतदान कब हुआ? तो जो संसद समय कार्य कर रही है बांग्लादेश में, उसका चुनाव कब हुआ? आप जानते होंगे कि शेख हसीना जी ने पुनः
प्रधानमंत्री का वहाँ पर चुनाव जीत लिया है। तो इसमें आपका जो कूट है वह है ए 28 दिसंबर 2018, बी है 29 दिसंबर 2018, सी है 30 दिसंबर 2018, 1 जनवरी 2019। तो छठवें में जो आपका राइट आंसर है वह है सी 30 दिसंबर 2018 को 30 दिसंबर 2018 को संसदीय चुनाव मतदान हुआ था। सातवां क्वेश्चन है एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो एक ही आपातकालीन नंबर जैसे 112 112 कहते हैं, इसे किसने लागू किया है, किस राज्य ने लागू किया है सर्वप्रथम। तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और डी है केरला। तो जो आपका सातवें में राइट आंसर है वह सी केरला ने सबसे पहले लागू किया था। तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस भी 112 नंबर भी यूज करती है किसी भी सहायता के लिए सदैव तत्पर। और आठवां क्वेश्चन है किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। तो 2018-19 में जनवरी में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था। इसमें ए है नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली में, बी है बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी जिसे कहते हैं, और सी है चंडीगढ़, और डी है चेन्नई। तो जो आपका आठवें में राइट आंसर है वह है सी मतलब चंडीगढ़ में हुआ। तो चंडीगढ़ में हुआ था। अब आते हैं हम नौवां क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो फिल्मों की निगरानी करती है, देखती है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है। तो पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है आपको बताना है। इसमें ए है अनुपम खेर ने, बी है गाजेंद्र चौहान ने, सी है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, डी है प्रसून जोशी ने। तो जो आपका 90 में राइट आंसर है वह है डी प्रसून जोशी ने लिया है स्थान निहलानी की जगह पर। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन है ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया था। तो ऑस्कर 2018 के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया था। ए है बर्फ, और बी है विसरने, सी है न्यूटन, डी है अलीगढ़। तो जो आपका 10वें में राइट आंसर है वह सी न्यूटन को चुना गया था। तो न्यूटन को चुना गया था 2018 में और उसके लिए ऑस्कर के लिए। 11वां क्वेश्चन है भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ। तो भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, और इसमें बी है 8 नवंबर 2017 से, सी है 30 जुलाई 2017 से, और डी है 1 मार्च 2017 से। तो जो आपका 11वें में राइट आंसर है वह ए मतलब 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। शहरीकरण से, बी है प्रतिरक्षा से, और सी है स्वास्थ्य एवं सफाई से, डी है ग्रामीण भारत के पुनरुद्धार से। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है प्रतिरक्षा से मतलब कि बीमारी से रक्षा करने से संबंधित है। 13वां है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी। इसमें ए है न्यू दिल्ली और वाराणसी के मध्य, बेंगलुरु और चेन्नई के मध्य चलेगी, और सी है अहमदाबाद और मुंबई के मध्य चलेगी, सी है डी है नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच। तो जो आपका 13वें में राइट आंसर है वो आपका है सी मतलब अहमदाबाद और मुंबई से पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसमें जापान के साथ सहयोग से बनाया जा रहा है। 14वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी और 29 जनवरी। तो जो आपका
14वें में राइट आंसर है, 14वें में जो आपका राइट आंसर है वह है बी। बी मतलब 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल इलेक्शन डे, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो कौन ऐसे हैं चारों में से जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 में की गई थी। इसमें ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। बी है बिमल जलान जी, और सी है मुटके सिंह आहलूवालिया, और डी है उर्जित पटेल। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है सी। सी मतलब 15वें में जो आपका सी है वह है मुटके सिंह आहलूवालिया। ये भारत के आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। तो ये सी ऑप्शन जो है ये आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। तो आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां है, वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में, और इसमें हम यहाँ पे गलत आंसर चूज कर दिया है विज्ञान का। तो फिर आपको हम बता देते हैं राइट आंसर क्या है इसमें, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ए है। जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाना था, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण, कोरोना पेंडेमिक के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और पूरे संसार रुका हुआ था, पूरा संसार अस्तव्यस्त था। तो इस कारण से टोक्यो को जापान में जो होना था, जापान में जो ओलंपिक होना था 2020 का, उसे अस्थायी रोक दिया गया है। अब रोक दिया गया है इसे। 17वां क्वेश्चन है, रेणुका जी हेम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस लिए कितने राज्यों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4, 7, 3, 6। तो जो रेणुका जी हेम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, कितने राज्यों ने समझौते किए थे, हस्ताक्षर किए थे इस पर? 4, 7, 3, 6। तो जो आपका 17वें में राइट आंसर है वह है डी। डी मतलब 6 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो 6 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कौन सा अभियान है? तो ए है वर्ल्ड वेव वुमेन, और बी है वंडर वर्ल्ड वुमन, और सी है देव वाइड वुमन, और डी है बेख बखर वुमन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 18वां क्वेश्चन आपका जो है इसमें आपका राइट आंसर है डी। डी मतलब इसमें आपका वेख बखर वुमन। तो इसमें आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 19वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय कृषि में योगदान के लिए किसे प्रथम एग्रीकल्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किससे प्रदान किया गया? तो ए है पी साईनाथ को, बी है MS राचावा को, सी है MS स्वामीनाथन को, डी है जी नम्मालवर को। तो जो आपका राइट आंसर है वह है सी मतलब MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। आप जानते हैं कि भारत में जो स्वामीनाथन हैं, हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी को, इन्हें ही वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज मिला है। और 20वां क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर, तो यूथ एम्बेसडर किसे बनाया गया है 20वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए है हिमा दास को, बी है PV सिंधु को, सी है साइना नेहवाल को, और डी है विनेश फोगाट को। तो 20वें में जो आपका राइट आंसर है वह ए हिमा दास को बनाया गया है। तो हिमा दास जो असम से संबंधित हैं, इन्हें बनाया गया है सबसे पहला
यूनिसेफ का यूथ एम्बेसडर। तो 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ए है 28 जनवरी और बी है 28 मार्च और सी है 28 फरवरी, डी है 28 अप्रैल। तो जो आपका राइट आंसर है 21वें में वह है सी मतलब 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन नहीं रहे, मार्गरेट अल्वा, नित्यानंद स्वामी और इसमें एल जोशी, सुरजीत सिंह बरनाला। तो जो आपका 22वें में राइट आंसर है वह है बी, नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसे हमने जो उत्तराखंड की परीक्षा हुई थी ARO की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी से क्वेश्चन उठाया है। तो इसलिए पूछा जा रहा है उत्तराखंड का राज्यपाल कौन नहीं रहा है। तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें पे। 25वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो 25वें में जो आपका राइट आंसर है वह है सी मतलब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है गंगा जल प्रोजेक्ट। भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया, मुंबई में, नई दिल्ली में, गोवा में और हैदराबाद में। तो जो 26वें में आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब नई दिल्ली में शुरू किया गया पैनोरमा फिल्म उत्सव। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। जो 27वें में आपका जो राइट आंसर है 27वें में आपका राइट आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन के शासन काल के समय राजधानी थी, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान, डी सिंध। तो कुतुबुद्दीन के समय जो राजधानी थी भारत की वह कौन राजधानी थी, कहाँ थी। तो आपका ये है दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, सिंध। जो 28वें में आपका राइट आंसर है वह है सी, मुल्तान उस समय राजधानी थी। तो मुल्तान उस समय राजधानी थी, न दिल्ली, लाहौर, न सिंध। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो किसके समय में शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है ए, अकबर के समय रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। और हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अकबर के समकालीन लेखक थे रामचरितमानस के रचयिता आचार्य तुलसीदास जी। तो समकालीन अगर पूछा जाए तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो संगीतकार थे, वे एक सूफी संत, फारसी तथा हिंदी लेखक, इतिहासकार एवं विद्वान। उपर्युक्त सभी। अमीर खुसरो कौन था, तो किस क्षेत्र में उसे प्रसिद्धि मिली, सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी लेखक था, इतिहासकार एवं विद्वान था, उपर्युक्त सभी था। तो 30वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी। तो आप जानते हैं कि अमीर खुसरो जो है सभी क्षेत्रों में बहुत यंत्रों को बजाना, संगीत, फारसी लेखक, हिंदी लेखक, बहुत चीज़ों में वह विद्वान था, बहुत चीज़ों में निपुण था। 31वां क्वेश्चन है, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31वें में आपका जो राइट आंसर है वह सी, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अब हम आते हैं कि 32वां क्वेश्चन है, 1918 के अहमदाबाद और मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था।
1918 में जो मजदूर हड़ताल हुआ था अहमदाबाद में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 32वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी मतलब महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था। 33वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, अडवा आशा अली, श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो 33वां क्वेश्चन आपका है ए मतलब सरोजिनी नायडू जी भारत की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। तो भारतीय महिला इसलिए क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट जो थी इनका संबंध आयरलैंड से था, ये भी बनाई गई थी कांग्रेस की अध्यक्षा, इसलिए भारत का पूछा जा रहा है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावाद के महान विचारक हैं, टी.एच. ग्रीन जिसका नाम है थॉमस हिल ग्रीन, और सी है कार्ल मार्क्स एक जो पुस्तक है दास कैपिटल बहुत बार पूछा गया दोस्तों इनका पुस्तक का नाम। एक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल इनकी महान पुस्तक है, आप जानते होंगे एंजल्स के साथ इन्होंने लिखा था। और डी है लेनिन। तो लेनिन जो थे रूस के थे, इनका नाम था पूरा नाम व्लादिमीर इलिच इलियनोव लेनिन। तो जो आपका 34वें में आपका राइट आंसर है धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, या किसने कहा था? तो यह कहा था जो आपका इसमें है एक कार्ल मार्क्स ने। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, इसे कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। अब 35वां क्वेश्चन है उदारवाद का मूल सिद्धांत। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता। तो सोशल जस्टिस और नेशनलिज्म और पर्सनल लिबर्टी, और इसमें है समानता, इक्वलिटी। तो जो 35वें में आपका राइट आंसर है, 35वें में आपका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो पर्सनल फ्रीडम इसमें उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो जो आपका सी में राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। और 36वां क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन है? तो वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन है? बिस्मार्क, मेटरनिख, फ्रांसिस प्रथम, जार अलेक्जेंडर प्रथम। तो वियना कांग्रेस का जो समन्वयक है उनका नाम है मेटरनिख। तो वियना कांग्रेस का समन्वयक थे मेटरनिख। तो बी इज द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले। तो जो 37वें में आपका राइट आंसर है वह है सी मतलब दादा भाई नौरोजी जी बनते हैं इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य। आप जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी जो थे उनकी एक पुस्तक है ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया, और इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की। तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना की। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की। सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी जी, और इनकी पुस्तक है ऑन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, उसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें हम 38वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में सर्वप्रथम समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई? बलिया में, वर्धमान में और सतारा में, इसमें मिदनापुर। तो जो आपका 38वें में राइट आंसर है वह ए मतलब बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले सर्वप्रथम समानांतर सरकार बनाई गई। तो इसमें हम आते हैं 39वां क्वेश्चन है सेतु बंध की रचना किसने की? तो सेतु बंध की रचना किसने की? रुद्रसेन द्वितीय ने, प्रवरसेन ने, विद्याशक्ति ने, और डी है वासुदेव ने। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है, राइट आंसर आपका इसमें है प्रवरसेन द्वितीय ने। तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंध की रचना की।
तो सेतु बंध की रचना की है प्रवर सेन ने। इसमें आपका बी इज द राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन है, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौतों को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौतों को किस नाम से जाना जाता है? ए है इंडलजेंस टाइथ कॉनकॉर्ड, और इसमें डी है, इसमें आपका डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका 40वें में राइट आंसर है वह है सी मतलब है कॉनकॉर्ड। तो नेपोलियन और पोप के मध्य जो समझौता हुआ था उसका नाम है कॉनकॉर्ड। अब हम आते हैं 41वां क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो 41वें में आपका राइट आंसर है, 41वें में राइट आंसर है आपका सी मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका शैलाश्रय। तो 41वें में आपका सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 42वां क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पर आप यज्ञ बना लीजिएगा, है यज्ञ हो गया है। 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलता है? सारनाथ अभिलेख में, वेशनगर अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख में। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है डी मतलब अयोध्या अभिलेख में मिलता है। अयोध्या अभिलेख में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 43वां क्वेश्चन है, फ्रांस में वालों की अंश की स्थापना किसने की थी? हेनरी चतुर्थ ने, हेनरी पंचम ने और हेनरी सप्तम ने और हेनरी अष्टम ने। तो फ्रांस में जो वंश की स्थापना की थी 43वें में आपका जो सही आंसर है वह है ए मतलब हेनरी चतुर्थ ने स्थापना की थी फ्रांस में। 44वां क्वेश्चन है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? तो लास्ट जजमेंट जो पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन थे? राफेल, माइकल एंजेलो, और सी है लियोनार्दो दा विंची, और डी है जियते। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है, राइट आंसर आपका इसमें है बी मतलब माइकल एंजेलो ने रचना की है, पेंटिंग चित्रकारी की है माइकल एंजेलो ने लास्ट जजमेंट की। तो 44वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी मतलब माइकल एंजेलो ने लास्ट जजमेंट की चित्रकारी की है। 45वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? दांते को, मैकियावेली को, जिसे हम आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता कहते हैं, और बी है मॉन्टेस्क्यू को, और डी है रूसो को। तो 45वें में आपका जो राइट आंसर है वह है सी मतलब मॉन्टेस्क्यू को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। तो दोस्तों सॉरी, मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक काल का चाणक्य। तो इसमें आपका सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 46वां क्वेश्चन है, नाइब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में, अलाउद्दीन मसूद शाह के, बहराम शाह के, आराम शाह के। तो 46वें में आपका जो राइट आंसर है वह सी मतलब बहराम शाह के शासनकाल में नाइब ए मुमलिकत की पद की सृजित की गई थी, 47वां क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो न्यूनतम वृद्धि जो दर्ज की गई है किस प्रदेश में की गई है? 2001 से 2011 की जनगणना जानते हैं कि 2011 में जनगणना हुआ, अब 2021 में होगा। तो 2021 का मतलब हर प्रति 10 वर्ष बाद जनसंख्या किया जाता है। तो प्रति 10 वर्ष बाद जनसंख्या किया जाता है। ये है नागालैंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें वह है ए मतलब नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो ए नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है उत्तरी डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का और डी है कैलिफोर्निया। तो आपका 48वें में जो राइट आंसर है वह है ए मतलब उत्तरी डकोटा गेहूं की बसंत ऋतु की खेती गेहूं के लिए, बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है उत्तरी डकोटा। 49वां क्वेश्चन है हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? दोस्तों माफ़ करिएगा, जुकाम थोड़ा सा हुआ है, मैनेज करिएगा। यह है लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक। तो जो आपका 49वें में राइट आंसर है, 49वें में आपका राइट आंसर है ए मतलब लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी। 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से? तो ये है आखिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, बोमडिला दर्रा। तो आपका जो 50वें में राइट आंसर है वह है डी मतलब बोमडिला दर्रा ऐसा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। 51वां क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, डी है पश्चिम बंगाल। तो भारत में जो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है सी मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ऐसा आयोग ने माना है। 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। तो जो 52वें में आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब सतपुड़ा में पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा में स्थित है। 53वां है निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो चावल की कटोरी किस द्वीप को जाना जाता है जापान में? ए है क्यूशु, शिकोकू और सी है रुकू और डी है होन्शु। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी मतलब होन्शु को माना जाता है चावल की कटोरी। तो जापान में होन्शु द्वीप है, उसे माना जाता है चावल का कटोरा। और 54वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उष्ण एवं उपोष्ण घटिया क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, बिखरा कृषि क्षेत्र और डी है अधिक उच्च उत्पादकता वाली कृषि। तो जो आपका राइट आंसर इसमें है वह है ए मतलब गहन कृषि उष्ण एवं उपोष्ण कृषि की प्रमुख विशेषता है। इसमें 55वां क्वेश्चन है हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में से किससे संबंधित है? आग्नेय तटीय प्रदेश, केरल तटीय प्रदेश, बंगाल तटीय प्रदेश और चेन्नई तट। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है सी मतलब बंगाल तटीय प्रदेश में हुदहुद संबंधित है। आप जानते होंगे कि हुदहुद चिड़िया का नाम है, उसी के नाम पे हुदहुद रखा गया है। 57वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र क्षेत्रों को पहचानिए। इसमें अर्ध पीटर्सबर्ग, शिकागो, इत्य, मेताबी, बिलियन, लॉस एंजलिस, ग्लो, पिट्सबर्ग, डलस, पिट्सबर्ग, मेसाई। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है बी मतलब इत्य, मेताबी, बिलियन लौह अयस्क खनिज क्षेत्र हैं। तो लौह अयस्क खनिज केंद्र क्षेत्र हैं।
जो इसमें आपका बी है राइट आंसर है, इत्यमेताबी बिलियन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सत्य संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? के डोई, जेसी वेबर, एपी पावेल, एमसी रफीउल्लाह। तो 98 में जो आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब जेसी वेबर ने सत्य संयोजन सूचकांक करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया था। 59वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पाया गया है? तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया है? इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी जो है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है। इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में रहने वाली सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो 1 किलोमीटर में सबसे अधिक रहने वाली जनसंख्या कहाँ है? तो आपका इसमें बिहार है। तो बिहार में 1 किलोमीटर में सबसे अधिक व्यक्ति रहते हैं, इसे हम जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। और सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। आते हैं 60वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो बोकारो लौह संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है सी मतलब पश्चिम बंगाल में बोकारो स्थित है। बोकारो प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। 61वां क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान स्थित है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी मतलब चीन में तकला मकान स्थित है। तो तकला मकान जो रेगिस्तान है वह कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। और भारत में स्थित है थार, भारत पाकिस्तान में थार स्थित है। आप इसे याद रखिएगा और कई मरुस्थल हैं, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और जिनेया निम्नलिखित में किस देशों में से एक देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? जिनेया तो जो प्रमुख बंदरगाह है कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्राज़ील। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी, ब्राज़ील में जिनेया बंदरगाह स्थित है। तो बंदरगाह जो जिनेया है वह स्थित है ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में स्थित है जिनेया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेएन बोल्सोनारो। आते हैं 63वां क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? तो किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? हरियाणा, उत्तराखंड और सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 63वें में आपका जो राइट आंसर है वह है ये हरियाणा में स्थित है इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना। तो आपका इसमें ए द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस भारत के हांगहो नदी चीन के शोक के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो हांगहो नदी जो चीन में स्थित है, चीन की शोक के नाम से भी जानी जाती है। इसमें कहाँ किस में गिरती है, किस में प्रवाहित होती है, किस में जाके मिल जाती है? तो पूर्वी सागर, जापान सागर जिसे कहते हैं, नीला सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और डी है दक्षिणी चीन सागर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब पीला सागर में जाकर गिर जाती है हांगहो नदी जो चीन की शोक नदी है। 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित हिमालय की किसमें शिपकीला दर्रा स्थित घाटियों में से है? तो शिपकीला जो दर्रा है किसमें स्थित है? नुब्रा घाटी में है, चंद्रा घाटी में है, सतलज घाटी में है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है सी मतलब सतलज घाटी में शिपकीला दर्रा है। तो शिपकीला दर्रा जो है सतलज घाटी में स्थित है। और उसमें 66वां क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है?
तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इनमें से किसमें सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है बी मतलब इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी मतलब लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 10 मार्च 1943, 11 मार्च 1942, 20 मार्च 1942, डी है 20 अप्रैल 1942। तो 68वें में जो आपका राइट आंसर है इसमें आपका शायद ए इज़ द राइट आंसर है। इसमें कन्फर्म नहीं है, शायद 10 मार्च 1943 में होगा। इसको दोस्तों हिसाब मान लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बाकी हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हम आपको पिन कर देंगे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? कन्फ्यूजन है, पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें आपका 11 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च और 20 अप्रैल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बम्बई में रॉबर्ट न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया? 1797, 1796, 1795, 1798। तो जो आपका 69वें में राइट आंसर है वह है ए मतलब 1797 में अधिनियम पारित करने का प्रदान किया गया। 70वां है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? 1762 में, 1764 में, 1763 में, 1765 में। तो मुगल बादशाह शाह आलम जो थे उनको कंपनी का अधिकार बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी उन्हें 1765 में। तो 1765 में दीवानी प्रदान की गई थी, बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी कंपनी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वां है, निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? यहाँ पर दोस्तों हमने प्रिंटिंग करके खुद कन्फ्यूजन हो गया है। ए है 1797, 1795 और बी ए है बम्बई में। यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है? 1797 द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी। तो दोस्तों इसमें यह पूछा जा रहा है कि कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी? 1793 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं 1793 को। इसमें पूछा जा रहा है कि बम्बई में किया गया था 1793 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मद्रास में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। इसमें अब फिर यहाँ पे हमने भारत लिख दिया है, इसे हटा लीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका इसमें राइट आंसर है वह सी, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में न्यायालय स्थापित किया गया था। बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। 1600 में, 1661 में और 1534 में, 1668 में। तो इसमें आपका जो अब हम आते हैं 73वां क्वेश्चन। दोस्तों 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों में इंग्लैंड की निधि काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी? 1661 के चार्टर के अंतर्गत, 1853 के चार्टर के अंतर्गत, 1726 के बार्डर के अंतर्गत, चार्टर के अंतर्गत। यहाँ पर चार्टर बना लीजिएगा, बार्डर हो गया है। और इसमें डी है 1773 के चार्टर के अंतर्गत। तो भारतीय न्यायालय में इंग्लैंड की जो निधि काउंसिल की थी स्थापित अपील करने की शुरुआत की गई थी वह थी ए मतलब कि 1761 के चार्टर के अंतर्गत अपील करने की नियम बनाई गई थी, अपील करने की शुरुआत की गई थी निधि काउंसिल में। 74वां क्वेश्चन है, लैक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी?
द लाइक्स लोकाई रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? प्रथम विधि आयोग ने, द्वितीय विधि आयोग ने, तृतीय विधि आयोग ने, चतुर्थ विधि आयोग ने। तो लाइक्स लोकाई रिपोर्ट जो थी उसे प्रस्तुत किया गया था तृतीय विधि आयोग के द्वारा। तृतीय विधि आयोग के द्वारा लाइक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तृतीय विधि आयोग के द्वारा। 75वां क्वेश्चन है, टोंटी कोर्ट मामले से संबंधित था। छोटे मोटे दादी से, गंभीर आपराधिक से और बड़ी दीवानी मामलों से, और डी है बड़े दीवानी तथा राजस्व मामले से। तो 75 में जो आपका राइट आंसर है वह ए, छोटे मोटे आपराधिक मामलों से, छोटे मोटे आपराधिक मामलों से संबंधित था टोंटी कोर्ट मामला। ये है इसमें सही आंसर। अब आते हैं 77वां क्वेश्चन। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है 1772 की, यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन कन्फ्यूजन है। 78वें में आते हैं, न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसी के आमंत्रण पर न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता करता है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है सी। तो न्यायालय की सहायता करता है। रेस इप्सा लिक्यूटर सूत्र इंगित करता है। रेस इप्सा लिक्यूटर सूत्र इंगित करता है घटना स्वयं प्रमाण है, उत्तम प्रभाव वाला कोई मामला। सी है अभिभावक और सबूत के अनुसार स्वामीहीन कोई संपत्ति। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है वह है ए मतलब घटना स्वयं प्रमाण है। रेस इप्सा लिक्यूटर सूत्र इंगित करता है घटना स्वयं प्रमाण है। और इसमें 80 क्वेश्चन है, सूत्र यूवी जर ईवी रेडियम इंगित करता है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, जहाँ अधिकार नहीं वहाँ उपचार नहीं, वहीं उपचार है, जहाँ अधिकार नहीं है वहीं उपचार है, जहाँ अधिकार है वहीं उपचार नहीं भी हो सकता है, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें आपका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ए, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। सूत्र यूवी जर ईवी रेडियम इंगित करता है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अब हम आते हैं 81वां है उपशमन का अर्थ है। तो उपशमन का अर्थ हमने यहाँ विकल्प ऊपर नीचे कर दिया है। उपशमन का अर्थ है बढ़ा देना, कम कर देना, समझौता करना, और डी है दुष्प्रेरण करना। तो जो आपका 81वें में आपका जो राइट आंसर है, 81वें में आपका राइट आंसर है बी मतलब कम कर देना। उपशमन का अर्थ होता है कम कर देना। तो बी इज द राइट आंसर। हम आते हैं 82वां क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन है मत होने से तात्पर्य है स्वयं अपने के रूप में अर्जित करना, सत्य के रूप में अभिस्वीकार करना, अवगत कराना, मूक सहमति देना। तो 82वें में आपका जो राइट आंसर है वह है डी मतलब मूक सहमति देना। मत होने से तात्पर्य है मूक सहमति देना। 83वां क्वेश्चन है म्यूटेटिस से तात्पर्य है। तो म्यूटेटिस से तात्पर्य है निर्वाह रीति, कार्य प्रणाली या यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित एक कुप्रथा। तो म्यूटेटिस से जो तात्पर्य होता है वह है यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित। तो यथावश्यक परिवर्तनों सहित से तात्पर्य है जो इसका मतलब होता है म्यूटेटिस। तो सी इज द राइट आंसर, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित। इंटर एलिया से तात्पर्य है शक्त्याचीन, किसी व्यक्ति को की शक्तियों के बाहर अन्य बातों के साथ साथ स्वयं विधि द्वारा। तो 84 में जो आपका राइट आंसर है वह है सी मतलब अन्य बातों के साथ साथ। इंटर एलिया का जो संबंध होता है अन्य बातों के साथ साथ इंटर एलिया, तो अन्य बातों के साथ साथ इंटर एलिया का तात्पर्य होता है। अधिस्थगन से तात्पर्य है। तो अधिस्थगन से तात्पर्य उधार चुकाने का नैतिक कर्तव्य, उधार चुकाने का विधिक कर्तव्य, एक निश्चित अवधि के लिए ऋण को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अधिक स्थगन का तात्पर्य होता है, अधिस्थगन का तात्पर्य है
एक निश्चित अवधि के ऋण को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार। एक निश्चित अवधि के लिए ऋण को भुगतान मुलतवी रखने का अधिकार। 86वां क्वेश्चन है, अपकरण से तात्पर्य क्या है? अपकरण से तात्पर्य होता है औचार, विधिक कार्य का अनुदित पालन, अविधिक कार्य का उचित पालन, विधिक कार्य का उचित पालन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है, उसमें जो आपका राइट आंसर है वह है विधिक कार्य का अनुदित पालन। अपकरण से तात्पर्य होता है विधिक कार्य का अनुदित पालन। तो विधिक कार्य का अनुदित पालन से तात्पर्य है अपकरण। दोस्तों, अगर आपका वीडियो लंबा लगता है तो आप एक वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप वेट करिए 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप जितना उचित समझें। इसके बाद पुनः चालू करिए। इसलिए आपको इसमें पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से। और आपको अगर समय ज़्यादा इसमें दिखता है, लगता है, तो आपको वीडियो स्पीड से चलानी है। वीडियो स्पीड कर लेंगे तो आपको क्लास पूरी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम आते हैं 87वां क्वेश्चन है, इजु सडेन जेनिस से तात्पर्य है। तो जो इसका संबंध है उसी प्रकार का भिन्न प्रकार का साहचर्य से जानना, विधायिका का आशम। तो इजु सडेन जो जेनेसिस का संबंध होता है, तात्पर्य होता है, वह है उसी प्रकार भिन्न प्रकार साहचर्य से जानना, विधायिका का आशम। तो 87वें में आपका जो राइट आंसर है वह है ए मतलब उसी प्रकार का। तो एजुकेशन का जो संबंध है, उसी प्रकार से है। अब डी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88वां है। दोस्तों यहाँ पे हमने 97वां क्वेश्चन ले लिया है, बाकी हमने काट दिया है, नहीं दे पाया है। तो प्राइमा फेसाई का अर्थ है मुखमा प्रथम है, मुखड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रथम दृष्टया व्यक्ति के अनुसार। तो 97वें का जो आपका राइट आंसर है, 97वें में आपका जो राइट आंसर है वह है सी मतलब प्रथम दृष्टया। तो प्राइमा फेसाई का अर्थ है प्रथम दृष्टया। 98वां क्वेश्चन है, 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, राजस्व तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य, विधायिका तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य, राजस्व तथा कार्यपालिका कार्य के मध्य। तो 1780 की जो न्यायिक योजना का मूल लक्षण था वह किसके मध्य पृथक्करण का था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है बी मतलब राजस्व तथा न्यायपालिका के कार्यों के मध्य पृथक्करण था। आते हैं 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था? तो सर्किट कोड प्रणाली का अंत किसने किया था? लॉर्ड बेंटिंग ने, बिलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, सर जॉन शो ने। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है ए मतलब लॉर्ड बेंटिंग ने सर्किट कोड की प्रणाली का अंत किया था। सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अंतिम क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? संशुप धद केस में, और इसमें बी है पटना केस में, कोसी जुड़ा केस में, नंद कुमार केस में। तो जो केस था उसमें लगा था इम्पे पर जो न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था वो लगा था डी में मतलब कि नंद कुमार केस में। तो नंद कुमार केस में लगा था इम्पू क्या है, इम्पे न्यायिक हत्या का आरोप। इम्पे न्यायिक हत्या का आरोप लगा था नंद कुमार केस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको जो 100 क्वेश्चन है यहाँ से हमने 95 लगभग 95-98 क्वेश्चन पूरा किया है। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर देखना है तो इससे अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको यह वीडियो ज़रूर देखना है। अगर वीडियो लंबा है तो दोस्तों इसे आपको बीच में एक बार रोकना चाहिए, रोक करके दोबारा देखना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।